नमस्ते और स्वागत है ग्लोबल आई में। मैं नताशा करचक हूं और आज हम दुनिया भर में हो रही सबसे ट्रेंडिंग खबरों पर नजर डालेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज रात क्या कुछ खास होने वाला है। आज लाखों अमेरिकी हर दिन एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी एंजाइटी दवाइयां और अन्य मनोरोग संबंधी दवाइयां लेते हैं। क्या मनोरोग दवाएं जरूरत से ज्यादा दी जा रही हैं या उन्हें गलत तरह से बदनाम किया जा रहा है? हम इसी मुद्दे पर बहस करेंगे। और जो कभी दूर दराज समुद्री इलाकों में सपनों जैसे क्रूज के रूप में शुरू हुआ था, वो अब एक बढ़ती हुई अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य चिंता में बदल गया है। हंटा वायरस ये सवाल उठा रहा है कि क्या अमेरिका अगले प्रकोप के लिए तैयार है? साथ ही पेंटागन की यूएफओ फाइलों का खुलासा एक बार फिर पुराने सवालों को हवा दे रहा है। क्या हम वाकई अकेले हैं? लेकिन इन सब पर बात करने से पहले चलिए इस हफ्ते दुनिया भर की कुछ सबसे बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। कई साल बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि उन्हें लगता है रूस यूक्रेन युद्ध अब खत्म होने वाला है। उन्होंने ये बातें पत्रकारों से तब कही जब मॉस्को में द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत जीत की याद में एक छोटी सैन्य परेड हुई थी। उन्होंने मदद करने का वादा किया। पश्चिमी देशों ने मदद का वादा कर रूस के साथ टकराव को हवा देनी शुरू की, जो आज भी जारी है। मुझे लगता है कि ये अब खत्म होने वाला है, पर मामला गंभीर है। खैर, आपने जो टिप्पणियां अभी सुनी, उनके बावजूद लड़ाई अभी भी जारी है। यूक्रेन ने बताया कि रूस के ड्रोन हमलों से पिछले 24 घंटों में करीब 150 झड़पें हुई, जबकि कीव और मॉस्को के बीच अमेरिकी मध्यस्थता से संघर्ष विराम 11 मई को खत्म होना था। इंडोनेशियाई बचाव दलों ने 2 सिंगापुरी पर्वतारोहियों के शव बरामद किए, जो हन्ना द्वीप पर माउंट टुकोनो के फटने से मारे गए थे, जिससे 3 दिन से चल रहा खोज अभियान खत्म हुआ, बेहद खतरनाक परिस्थितियों में। अधिकारियों ने बताया कि पीड़ित ज्वालामुखी सामग्री के नीचे क्रेटर किनारे दबे मिले और वे एक दूसरे को गले लगाए थे। ज्वालामुखी विस्फोट में 3 लोगों की मौत हुई और 17 लोग बच गए। ज्वालामुखी अभी भी सक्रिय है और सवाल उठ रहे हैं कि हाइकर्स को पहाड़ के पास कैसे जाने दिया गया, जबकि अधिकारियों का कहना है कि विस्फोट से हफ्तों पहले ही रास्ते भंग कर दिए गए थे। डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से देर रात रवाना होने वाली फ्लाइट में तब डरावना और जानलेवा हादसा हो गया जब एक व्यक्ति सुरक्षा तोड़कर सक्रिय रनवे पर दौड़ पड़ा, जबकि एक पैसेंजर जेट टेक ऑफ कर रहा था। अधिकारियों के अनुसार फ्रंटियर एयरलाइंस की फ्लाइट लॉस एंजलिस के लिए रवाना होते समय उस व्यक्ति से टकरा गई जो कुछ मिनट पहले परिधि की बाड़ पार कर चुका था। पायलट ने तुरंत टेक ऑफ रोक दिया, लेकिन कुछ ही पलों बाद यात्रियों ने कैबिन में धुआं और इंजन में थोड़ी देर के लिए आग लगने की सूचना दी। यही वो वक्त था जब आप टेक ऑफ के लिए पूरी ताकत से आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही इंजन में थे, हमने पूरी ताकत से बढ़ना शुरू किया। मुझे नहीं पता कि इसके बारे में क्या कहूँ, लेकिन फिर अचानक एक जोरदार टक्कर हुई। ऐसा लगा जैसे आप किसी बड़ी जबरदस्त टक्कर में फंस गए हो। कम से कम दर्जन भर लोगों का हल्की चोटों का इलाज हुआ और रनवे पर एक व्यक्ति की मौत हो गई। अब संघीय जांचकर्ता जांच रहे हैं कि ये सुरक्षा चूक कैसे हुई और कोई व्यक्ति अमेरिका के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक पर चल रहे विमान के इतना पास कैसे पहुंचा। अब ये आधिकारिक है कि पीटर माजियार ने विक्टर ऑरबान को हराकर हंगरी के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। किसी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबका ध्यान हंगरी के नए स्वास्थ्य मंत्री, जो अच्छे डांसर भी हैं, पर है। ये इस पर निर्भर करता है कि आपको क्या पसंद है। उन्होंने वागोएरा के शपथ समारोह में अपने डांस मूव्स से सबका ध्यान आकर्षित किया। सोल्ट हेगेडिस, जिन्हें हंगरी के डांसिंग पॉलिटिशियन कहा जाता है, ने शपथ के बाद संसद की सीढ़ियों पर परफॉर्म किया और भीड़ व पार्टी सदस्यों को इतना उत्साहित किया कि वे खुद को शामिल होने से नहीं रोक पाए। लगता है कि डांसिंग स्किल सिर्फ उन्हीं के पास नहीं है, अगर हम इसे यही कहना चाहें। और अब मेरे दोस्तों, हम शिखर पर पहुंच गए हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि मनोरोग दवाएं जरूरत से ज्यादा लिखी जा रही हैं या वे अनुचित रूप से बदनाम हो रही हैं।
तो आज रात हमारे पैनल में इस सवाल पर बहस करने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान हैं, डॉक्टर जोसेफ, डॉक्टर राज परसाव और ओवन ऑल्टरमैन। असल बहस से पहले इसकी पृष्ठभूमि और बड़ा मुद्दा बनने का कारण जान लेते हैं। अमेरिकी स्वास्थ्य सचिव RFK जूनियर मानसिक रोगों की दवाओं को बारीकी से जांच रहे हैं। स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग कैनेडी के अनुसार बच्चों युवाओं में एंटी डिप्रेसेंट्स और अन्य मनोरोग दवाओं के अत्यधिक इस्तेमाल की जांच के लिए नई पहल शुरू कर रहा है। इस योजना का ध्यान दवा लिखने के तरीके, सूचित सहमति, संभावित दुष्प्रभावों और उन परिस्थितियों पर है जब मरीजों को दवाओं की खुराक सुरक्षित रूप से धीरे धीरे कम करने में मदद की आवश्यकता हो सकती है। ये योजना थेरेपी, व्यायाम, पोषण और मजबूत पारिवारिक या सामुदायिक समर्थन जैसे गैर दवा विकल्पों तक पहुंच बढ़ाने का आह्वान करती है। समर्थकों के अनुसार ये लंबे समय से जरूरी सुधार है। उनका तर्क है कि बहुत से अमेरिकियों को बहुत जल्दी दवाएं शुरू करा दी जाती हैं, कभी-कभी दीर्घकालिक उपयोग, वापसी के लक्षणों या ये विचार किए बिना कि क्या अन्य उपचार पहले आजमाए जाने चाहिए, इस पर पर्याप्त चर्चा किए बिना। आलोचक इसे खतरनाक मानते हैं। मनोरोग समूहों के अनुसार एंटी डिप्रेसेंट जरूरी व प्रमाणित इलाज हैं। असली समस्या समय पर मानसिक स्वास्थ्य देखभाल की कमी है, न कि ज्यादा दवाएं लिखना। बहस सिर्फ एंटी डिप्रेसेंट अच्छे या बुरे हैं, ये नहीं है। ये इस बारे में है कि क्या अमेरिका परेशानी के लिए दवा देने में बहुत जल्दीबाजी कर रहा है, या फिर ये नई जांच पड़ताल उन उपचारों को बदनाम करने का जोखिम पैदा करती है जिनसे लाखों लोग कहते हैं कि उन्हें सामान्य जीवन जीने में मदद मिलती है। तो क्या मानसिक रोगों की दवाओं का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है या उन्हें अनुचित रूप से बदनाम किया जा रहा है? ठीक है, बहस शुरू करते हैं। हर पैनलिस्ट को पहले सवाल के जवाब के लिए 30 सेकंड मिलेंगे। डॉक्टर जोसेफ विट डॉरिंग, टेपर क्लिनिक के CEO और मेडिकल डायरेक्टर, सबसे पहले आपकी बारी है। सवाल यह है कि RFK जूनियर की योजना के आलोचक मूल रूप से कहते हैं कि एंटी डिप्रेसेंट्स हर दिन जान बचाते हैं। तो क्या हम उन इलाजों के बारे में डर पैदा करने का जोखिम उठा रहे हैं जिनकी कई मरीजों को सच में जरूरत है? नमस्ते नताशा। हाँ, ये एक वास्तविक चिंता है, लेकिन इसे गलत समझा गया है। तो जब इन दवाओं के बारे में डर पैदा करने की बात आती है तो मुझे लगता है कि हमें बहुत स्पष्ट होना चाहिए। ये दवाएं ये किसी व्यक्ति के लिए जीवन रक्षक हो सकती हैं, खासकर जब इन्हें अल्पकालिक रूप से इस्तेमाल किया जाए। लेकिन मौजूदा समस्या का इस बात से कोई संबंध नहीं है कि ये काम करती हैं या नहीं। समस्या ये है कि इनका बार बार गलत इस्तेमाल हो रहा है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हम बीमा आधारित स्वास्थ्य प्रणाली में हैं, जहां कई डॉक्टरों को 1 घंटे में 4 मरीज देखने होते हैं। और अब जो हो रहा है वो ये है कि इन समय की सीमाओं की वजह से हम अपने मरीजों को सही से जान ही नहीं पा रहे हैं। अमेरिका में यह व्यवस्था आर्थिक रूप से तभी चलती है जब हमारे पास 2000 लोगों के पैनल हों। ठीक है, Working in most situations. डॉक्टर जोसेफ, हम थोड़ी देर में लौटेंगे। अब मैं डॉक्टर राज परसाव, सलाहकार मनोचिकित्सक को 30 सेकंड देना चाहता हूं। इस पर आपकी राय? आंकड़ों के अनुसार हर साल दुनिया भर में 1 मिलियन लोग आत्महत्या करते हैं। ये संख्या उन लोगों से कहीं ज्यादा है जो टीवी समाचारों में दुनिया भर की जंगों में मारे जाते दिखते हैं। तो ये एक बहुत गंभीर समस्या है और अवसाद रोधी दवाएं उन लोगों में से कई के लिए निश्चित रूप से जीवन रक्षक है। सबसे बड़ा खतरा यह है कि अगर आप इन दवाओं को गलत या कलंकित मानते हैं तो यह आग से खेलना है, क्योंकि दुनिया में आत्महत्या की दर बहुत ज्यादा है। यही समस्या है। विकल्प क्या है? ये प्रशासन इन दवाओं को गलत ठहरा रहा है, लेकिन ये कोई ठोस विकल्प नहीं दे रहा है जिस पर मरीज भरोसा कर सके। ठीक है, अंत में वरिष्ठ संवाददाता ओवन ऑल्टरमैन, आपके पास 30 सेकंड है, आपकी राय? नताशा, रॉबर्ट कैनेडी ने बिना ठोस आधार के बयान दिए हैं, लेकिन मुझे कहना होगा कि हर 6 में से 1 अमेरिकी अवसाद रोधी दवाएं ले रहा है। मुझे लगता है कि बहुत से लोगों के लिए, जिनमें हम जैसे लोग भी शामिल हैं, जो अब अमेरिका के बाहर हैं, ये बात सहज रूप से समझ में नहीं आती। ये पहली बार नहीं है। रॉबर्ट कैनेडी इस मुद्दे पर कुछ चौंकाने वाली और ध्यान खींचने वाली बात कह रहे हैं। और जैसा कि हमने अपने मेहमानों से सुना, इसके पीछे ऐसे कारण हो सकते हैं जो सिर्फ इस मुद्दे से आगे जाते हैं और जिनसे निपटना जरूरी है। साथ ही दवाओं को छोड़ने का सवाल भी है। और आखिर में, अगर मेरे पास कुछ और है तो मैं अगले पर आऊंगा। ओवन, अगला सवाल लीजिए। आप जानते हैं अगला सवाल जो मैं पूछना चाहती हूँ वो ये है कि क्या आपको लगता है कि मानसिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली भावनात्मक परेशानी को दवा देने में बहुत जल्दीबाजी करने लगी है?
और मैं इस पर आपकी राय जानने के लिए फिर से आपके पास लौटना चाहती हूं डॉक्टर जोसेफ। हाँ नताशा, बिल्कुल। जैसा कि मैं पहले भी बता रहा था, इसका बहुत कुछ संबंध बीमा आधारित प्रणाली की व्यवस्थागत समस्याओं से है। और जब आप 2000 मरीजों की देखभाल कर रहे होते हैं, क्योंकि गुजारा करने के लिए आपको यही करना पड़ता है, तो आपको ज़रूरी तौर पर इलाज जल्दी निपटाना पड़ता है ताकि आप इंतज़ार कर रहे लोगों की कतार देख सकें। और ऐसी स्थिति में आप आम तौर पर दवाओं पर ही निर्भर हो जाते हैं, क्योंकि यही सबसे तेज़ तरीका होता है। डिप्रेशन से जूझ रहे लोगों की मदद के लिए आप आहार, जीवन शैली, रिश्ते, उद्देश्य जैसी ज़रूरी बातों पर ध्यान नहीं दे सकते। दिलचस्प है। डॉक्टर राज पर्सल, आपकी राय? देखिए, एक सलाहकार, डॉक्टर और मनोचिकित्सक के तौर पर मैं ये दवाइयां लिख सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा करने में बहुत हिचकिचाता हूं। मैं कोशिश करता हूं कि न लिखूं, क्योंकि मैं पिछले डॉक्टर से सहमत हूं। ज्यादातर जिंदगी की समस्याएं कहीं ज्यादा जटिल होती हैं। उन्हें किसी जादू की छड़ी या एक साधारण गोली से हल नहीं किया जा सकता। लेकिन इस बहस में जो नजरअंदाज हो जाता है, वो ये है कि मरीज खुद दवाइयां चाहते हैं। मैं रोज अपने मरीजों के साथ एक जंग लड़ता हूं, उन्हें समझाने की कोशिश करता हूं कि असल में उन्हें खुद पर और अपनी समस्याओं पर काम करने की जरूरत है, न कि कोई आसान हल ढूंढने की एक गोली में। लेकिन मांग वही लोग कर रहे हैं। सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य प्रणाली दोषी नहीं, मरीज असल में इस तरह का झटपट समाधान चाहते हैं, जबकि हकीकत में जिंदगी ज्यादा मुश्किल है और वे व्यक्तिगत बदलाव लाने के लिए जरूरी मेहनत से बच रहे हैं। मानसिक स्वास्थ्य प्रणाली को पूरी तरह दोष मत दो, कुछ हद तक यह जिम्मेदार है, लेकिन मरीज भी डॉक्टरों पर दवाइयां लिखने का दबाव डालते हैं। और यह एक समस्या है जिसे इस अमेरिकी प्रशासन द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है। असल में यह वही चीज है जो मरीज चाहते हैं। मरीजों को इस सोच से हतोत्साहित करना चाहिए कि जीवन की समस्याओं का हल सिर्फ एक गोली है। ऐसा क्यों है? अगर हमें पता है कि उदाहरण के लिए SSRI जैसी दवाएं डिप्रेशन से जूझ रहे लोगों की मदद करने में बहुत प्रभावी हो सकती हैं, तो फिर इसे हतोत्साहित करने की जरूरत क्यों है? यहां तक कि जब वे प्रभावी भी होती हैं, तब भी किसी भी मरीज की समस्याएं सिर्फ एक गोली लेने से हल नहीं हो सकती। मनोरोग में हमेशा इलाज का एक पूरा पैकेज होता है। आपको अपने ऊपर भी काम करना पड़ता है। एक गोली भावनात्मक बदलाव लाने में मददगार हो सकती है, जिससे आप अपने ऊपर काम कर सकें, लेकिन यह हमेशा इससे कहीं ज्यादा जटिल होता है कि सिर्फ गोली में ही समाधान है। लोगों को अपनी जिंदगी की समस्याएं सुलझानी होती हैं, जो भावनात्मक तनाव का कारण है, और यही उनकी गहरी अनिच्छा है अपने ऊपर काम करने की, जो एक बड़े सांस्कृतिक समस्या का हिस्सा है, जहां हम आसान जवाब ढूंढते हैं और मुश्किलों का सामना करने से बचते हैं। और अगर आप मुश्किलों का सामना करते हैं, तो आप व्यक्तिगत विकास हासिल करते हैं। और मुझे यह कहते हुए अफसोस है कि यह एक व्यापक सांस्कृतिक समस्या है जिसे सुलझाने की जरूरत है। इसमें सिर्फ डॉक्टर ही दोषी नहीं है। डॉक्टर जोसेफ, आप सिर हिला रहे थे, क्या आप हमें बता सकती हैं क्यों? असल में मैं असहमत था। मुझे लगता है कि कई मरीजों को एंटी डिप्रेसेंट दवाओं को लेकर गुमराह किया गया है। मुझे लगता है आप जानते हैं, कई सालों तक दवा उद्योग, खासकर अमेरिका में, SSRI के बारे में एक कहानी बता रहा था, जैसे कि ये सेरोटोनिन असंतुलन को ठीक करते हैं, और वहीं से डिप्रेशन और एंग्जाइटी आ रही थी। इसलिए लोग इन दवाओं को डायबिटीज़ के लिए इंसुलिन की तरह मानते हैं। मुझे लगता है उन्हें गुमराह किया गया है। ये इतना आसान नहीं है। कई मरीज इस पर विश्वास करते हैं और कई डॉक्टर भी मरीजों से यही कहते हैं, जो गलत है। क्योंकि मुझे लगता है दुनिया भर के कई लोग समस्या की जड़ तक जाना चाहते हैं। वे इसे समझना चाहते हैं, चीज़ों को दबाना या उन्हें गोलियों से ढकना नहीं चाहते। अगर अमेरिका में मौका मिले तो यही बॉबी कैनेडी करना चाहते हैं। वो थेरेपी बढ़ाना चाहते हैं, आहार में बदलाव और अन्य चीज़ें। मुझे लगता है लोग इसे अपनाएंगे। दिलचस्प, आपको इसका जवाब देने का मौका नहीं मिला। मैं जानना चाहती हूँ, इस पर आपका क्या नजरिया है और क्या ये बहस ज्यादा मेडिकल है या विचारधारात्मक? क्योंकि हम साफ तौर पर देख रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ी बहस का हिस्सा बन गया है। अमेरिका को फिर से स्वस्थ बनाने की, इंसानों को फिर से पूरी तरह स्वस्थ बनाने की, और मुख्य धारा की दवाओं को लेकर इस तरह का संदेह भी है। सही कहा नताशा, संदेह अहम है, उस पर आएंगे, लेकिन पहले इस मुद्दे पर बात करने। हमारे मेहमानों ने आत्महत्या रोकथाम का जिक्र किया था। बिल्कुल, हम सब इससे सहमत हैं, लेकिन कम से कम एक पेशेवर संघ नताशा अमेरिका में ने आत्महत्या और आत्महत्या रोकथाम के संदर्भ में इन गोलियों के इस्तेमाल की बात की है,
खासकर तीव्र अवसाद के मामलों में, और इनका समझदारी से इस्तेमाल करने की सलाह दी है। और मुझे लगता है कि हमें खुद से यह सवाल पूछना चाहिए कि अगर हर 6 में से 1 अमेरिकी वयस्क इन दवाओं का इस्तेमाल कर रहा है, तो क्या उन शर्तों का वास्तव में पालन किया जा रहा है? क्या इनका इस्तेमाल केवल गंभीर मामलों में ही और समझदारी से किया जा रहा है? मुझे लगता है जो हमने सुना वो शायद सच न हो, लेकिन आप सही हैं नताशा। यह विशेषज्ञता और संदेहवाद के बीच टकराव है जो 21वीं सदी का हिस्सा है और सिर्फ इजराइल की चिकित्सा तक सीमित नहीं। ये 7 अक्टूबर के बाद बहस के पैरामीटर है। जिम्मेदार कौन है? और हमारे सुरक्षा तंत्र के विशेषज्ञों और राजनीतिक वर्ग के संदेहवादियों के बीच आपके पास क्या संतुलन है? और असल में आप उनके बीच सही संतुलन कैसे बनाते हैं? और रॉबर्ट कैनेडी चिकित्सा क्षेत्र में भी यही सवाल पूछ रहे हैं। मुझे लगता है कि टीकों में उनकी सफलता और अधिकार कम है, लेकिन इस मामले में और पोषण व आहार के मामलों में भी, जहां वे बहुत सक्रिय रहे हैं, शायद उनके पास कहने के लिए ज्यादा हो। मैं सहमत हूं, इन दवाओं को कलंकित नहीं करना चाहिए। कई बार इनका इस्तेमाल जरूरी है और लागत को लेकर भी एक असली सवाल है। आप वास्तव में उन विकल्पों को जो कहीं ज्यादा महंगे और निश्चित रूप से कहीं ज्यादा समय लेने वाले इलाज हैं, कैसे लागू करते हैं? यह अमेरिकी सिस्टम के लिए असली सवाल है। इजराइल में हमारा सार्वजनिक स्वास्थ्य सिस्टम मजबूत है, शायद हमारे पास बताने के लिए कुछ सीखे हैं। डॉक्टर जोसेफ, मैंने देखा कि आप सिर हिला रहे थे। ऐसा लग रहा था कि आप शुरू में ओवन से असहमत हैं। आप हमें इसके बारे में क्या बता सकती हैं? मुझे लगता है मैं उनसे सहमत था, लेकिन असल में नहीं। मुझे लगता है कि मैं असहमत था। मेरा मानना है कि जनसंख्या स्तर पर देखें तो कम से कम अमेरिका में अब 90 के दशक की तुलना में 5 गुना ज्यादा अवसाद रोधी दवाओं का इस्तेमाल हो रहा है, और 2000 से लेकर अब तक हमारी आत्महत्या दर 60% बढ़ गई है। तो मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा मुद्दा है जहां अगर हम अमेरिकी जनता को और ज्यादा अवसाद रोधी दवाएं दें तो हम आत्महत्या की दर को कम कर पाएंगे। हमें लोगों की मदद के लिए और रचनात्मक बनना होगा। मैं बॉबी कैनेडी द्वारा इस बातचीत की शुरुआत और गैर दवा उपचारों को अमेरिकी जनता के लिए सुलभ बनाने के प्रयास का सम्मान करता हूं। मैं आपके पास लौटना चाहती हूं डॉक्टर राजपुर सेल। इन दवाओं के समर्थकों ने वही तर्क दिया है जैसा आपने कहा था कि असली संकट कम इलाज का है, ज्यादा इलाज का नहीं। इन दवाओं को लेकर एक कलंक जुड़ा हुआ है और इसके परिणाम स्वरूप जिन्हें इनकी जरूरत हो सकती है वे इन्हें लेने में हिचकिचाते हैं, और वास्तव में इसका संबंध आत्महत्या और अवसाद की बढ़ती दरों से है। इस बारे में आपकी क्या राय है? ठीक है, मैं मानता हूं कि बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्हें वास्तव में इन दवाओं की जरूरत है, लेकिन उन्हें ये दवाएं नहीं दी जा रही हैं। और अजीब बात है, मैं बाकी 2 लोगों की बात से सहमत हूं। बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जिन्हें ये दवाएं मिल रही हैं, लेकिन उन्हें इनकी जरूरत नहीं है, और वास्तव में वे दवाएं न लें तो उनके लिए बेहतर होगा। पूरी तरह से अराजकता है। हमारे पास इतनी अराजकता क्यों है? हमारे यहाँ पूरी तरह से अराजकता होने का एक कारण यह है कि इन दवाओं को लिखने वाले डॉक्टरों में से बड़ी संख्या फैमिली प्रैक्टिशनर्स हैं, वे जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं, वे विशेषज्ञ नहीं हैं। हमने मानसिक स्वास्थ्य देखभाल को कम महत्व दिया है। जैसे आप फैमिली डॉक्टर से कैंसर या हृदय रोग का इलाज नहीं करवाते। पश्चिमी देशों में फैमिली डॉक्टर एंटी डिप्रेसेंट दवाओं के इतने ज्यादा पर्चे क्यों लिखते हैं? फैमिली डॉक्टरों का मैं सम्मान करता हूं, उन्हें मुझसे चिकित्सा की कहीं ज्यादा समझ है, पर वे मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ नहीं है। यही तथ्य कि हम इन गैर विशेषज्ञ डॉक्टरों, गैर विशेषज्ञ चिकित्सकों को दवाएं लिखने की जिम्मेदारी सौंप देते हैं, यहीं से अराजकता की शुरुआत होती है। लेकिन यह पूरी तरह से अराजक है। हमें लगता है कि हम ज्यादा उदार समय में जी रहे हैं। कई लोगों को इन दवाओं से कोई फायदा नहीं होता और वे इनके बिना भी ठीक रह सकते हैं, जबकि जिनको जरूरत है उन्हें दवाएं नहीं मिल रही हैं। ये अराजकता है। मैं सिर्फ कहना चाहती हूँ कि इसका मतलब है कोई फायदा नहीं, और इसके विपरीत दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। ये उन लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है जो शायद ये दवाएं ले रहे हैं, जबकि उन्हें जरूरी नहीं कि ये दवाएं लेनी चाहिए थी। और जैसा आपने कहा, उन्हें फैमिली प्रैक्टिशनर्स द्वारा मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के बजाय गलत तरीके से प्रिस्क्राइब कर दी गई है। क्या इन दवाओं का नुकसान वाकई इतना खतरनाक है जितना आप बता रही हैं? देखिए, मेरा मतलब है यहाँ एक समस्या ये है कि हमारी संस्कृति में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर गहरा निराशावाद है कि जिन लोगों को ये समस्याएं हैं वे पूरी जिंदगी इन्हीं के साथ फंसे रहेंगे। ये सच नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं पूरी तरह से इलाज योग्य हैं, लेकिन इस निराशावाद की वजह से कि लोगों को एक टैबलेट दी जाती है, वे 6 महीने तक उसे लेते रहते हैं और उनकी उम्मीदें बहुत कम होती हैं। जब वे देखते हैं कि उनकी हालत में सुधार नहीं हो रहा है तो वे बस कंधे उचका देते हैं और सोचते हैं कि बस यही है, उन्हें अपनी बात पर और ज्यादा जोर देना चाहिए।
एक सलाह जो मैं देना चाहता हूं, मुझे उम्मीद है कि मेरे अन्य सहयोगी भी इससे सहमत होंगे। अगर आपने टैबलेट लेने के 2 हफ्ते बाद भी कोई फर्क महसूस नहीं किया है, तो अपने डॉक्टर के पास वापस जाएं और इस बात पर चर्चा करें कि यह दवा शायद काम नहीं कर रही है। इन टैबलेट्स के लिए सावधानी से निगरानी जरूरी है। ब्रिटेन में फैमिली डॉक्टर दवा लिखते हैं, फिर महीनों मरीज को नहीं देखते, जो हास्यास्पद है। ऐसी स्थिति में दवा की सही निगरानी मुश्किल है। मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का इलाज संभव है। अगर आप मरीज हैं तो अपनी बात पर और जोर दें। अगर आपको कोई फायदा महसूस नहीं हो रहा है तो ये मत मानिए कि गलती ये है कि आपकी बीमारी ला इलाज है। इलाज में कुछ गड़बड़ हो रही है। इलाज के लिए विकल्प भी तलाशें। डायबिटीज में शायद जो क्लासिक दवाएं ज्यादातर लोग लेते हैं वे आपके लिए भी काम करेंगी, लेकिन मनोरोग में आपको एक व्यक्ति के तौर पर ज्यादा व्यक्तिगत देखभाल की जरूरत होती है। अपनी बात पर जोर दें, विकल्प देखें और आशावादी रहें। अगर सुधार नहीं हो रहा तो इलाज में गड़बड़ी है, इस पर जोर दें। और एक और बात जो मैं कहना चाहता हूं, दूसरे व्यक्ति ने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। गूगल और इंटरनेट की वजह से अब हर कोई विशेषज्ञ बन गया है। ठीक है, ये विशेषज्ञों के लिए असली चुनौती है, जिन्होंने 6 साल मेडिकल स्कूल में बिताए, लेकिन अब लोग इसका सम्मान नहीं करते। ये बड़ा मुद्दा है। डॉक्टरों को साबित करना होगा कि मेडिकल स्कूल जाना डॉक्टर गूगल से बेहतर बनाता है, पर मेरी राय में वे ये ठीक से नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर जोसेफ, आपका नजरिया क्या है? मेरा मानना है कि मैं डॉक्टर राज से पूरी तरह सहमत हूं। मुझे लगता है ये पागलपन है। अमेरिका में करीब 80% अवसाद रोधी दवाएं फैमिली मेडिसिन डॉक्टर ही शुरू करते हैं और हर 3 महीने फॉलो अप करते हैं, और उनके साथ औसतन 7 मिनट आमने सामने बात करने का समय होता है। आखिर आप कैसे समझ पाएंगे उस व्यक्ति के रिश्तों को, उनके जीवन का अर्थ और उद्देश्य, उनकी नशे की समस्या या उनकी शारीरिक सेहत को? आप वहां कैसे मदद या हस्तक्षेप कर सकते हैं? अमेरिका में दूसरा बड़ा मुद्दा सिर्फ बीमा प्रणाली है। अब आधे मनोचिकित्सक और थेरेपिस्ट बीमा नहीं लेते क्योंकि भुगतान कम है। तो मरीज जब वे ये इलाज लेना भी चाहते हैं तब भी उनके सामने बहुत सारी बाधाएं होती हैं। हमें मानसिक स्वास्थ्य के लिए भुगतान का तरीका बदलना चाहिए ताकि लोग समस्याओं की जड़ तक पहुंच सकें और केवल दवाओं से इलाज न हो, क्योंकि ये आसान पड़ता है और डॉक्टर अपने 2000 मरीजों की सूची जल्दी निपटा सकते हैं। ओवन, मैं इस सब पर आपकी राय सुनना चाहती हूँ। ठीक है नताशा, मुझे लगता है 2 बातें हैं। हमारे मेहमान ने इस पर बात शुरू की थी। मेरी समझ में दवाओं का ज्यादा लिखना बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि लोग इन दवाओं का बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल कर रहे हैं और जब वे इन्हें छोड़ने की कोशिश करते हैं तो उन्हें बहुत मुश्किल होती है और तरह तरह के साइड इफेक्ट्स का सामना करना पड़ता है। यह इसका एक पहलू है जिसमें पेशेवर समूहों ने कम विरोध किया क्योंकि उन्हें इसमें ज्यादा औचित्य दिखा। फिर वही आंकड़ा, हर 6 में 1 अमेरिकी अभी यह दवा ले रहा है। मैं जानता हूं कि अगर बहुत सारे अमेरिकियों ने अपने जीवन में कभी ना कभी यह दवा ली है तो मुझे व्यक्तिगत रूप से इतनी चिंता नहीं होगी, लेकिन इतना बड़ा आंकड़ा वास्तव में कम से कम ऊपर से देखने पर कम से कम मेरे जैसे आम आदमी को यह संकेत देता है कि शायद कुछ लोग बहुत लंबे समय तक इन दवाओं पर बने रहते हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है, मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता बढ़ रही है। कई लोग इन दवाओं को चाहते हैं, जैसा कि हमारे एक मेहमान ने कहा, लेकिन मरीज सिगरेट या चॉकलेट केक भी चाह सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें ये जरूर मिले। मैं इन दवाओं की तुलना उन चीजों से नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह तथ्य कि मरीज इन्हें चाहते हैं, यह तथ्य कि जनता, समाज के बड़े हिस्से मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति इतने जागरूक हैं, यह एक प्रगति है। यह पीढ़ीगत प्रगति है। यह एक जीत है। सवाल है क्या करना है, कैसे लागू करना है और इससे लाभ कैसे उठाना है। मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता के इस ज्ञान को सही दिशा में कैसे ले जाए, लोगों को सच में बेहतर बनाना, वह भी एकदम संपूर्ण, प्रभावी और टिकाऊ तरीके से। ये दिलचस्प है कि आप ऐसा कह रहे हैं अवन, क्योंकि कम से कम यहाँ इजराइल में इस तरह की दवाएं लेने को लेकर काफी कलंक रहा है। हम देख रहे हैं कि अब और भी ज्यादा इजरायली लोग इन्हें ले रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से इसे अब तक एक कमजोरी के रूप में देखा जाता रहा है कि आपको अपनी चिंताओं और तनावों से निपटने के लिए गोली लेनी पड़ती है। ये यूके और यूएस में अलग हो सकता है, जैसा दोनों डॉक्टरों ने बताया है। लेकिन मैं फिर से आपके पास लौटना चाहती हूँ डॉक्टर जोसेफ, और बात करना चाहती हूँ कि जब किसी और रास्ते को बढ़ावा दिया जा रहा है तो जरूरतमंद और संवेदनशील लोगों को मदद लेने से हतोत्साहित करने के क्या जोखिम हो सकते हैं? हाँ, मैं इस पर बिल्कुल साफ साफ बोलने वाला हूं।
बॉबी कैनेडी और जो वो कर रहे हैं उनके बहुत सारे आलोचक हैं और वो इन दवाओं के ज्यादा इस्तेमाल के बारे में जागरूकता बढ़ा रहे हैं। वे कहते हैं कि मानसिक रूप से बीमार लोगों को कलंकित करना और उनकी बातें खतरनाक हैं। ये झूठ है। हमें इस पर बात करनी चाहिए कि कलंक होता क्या है। जैसे कि आपने कहा, ये किसी को दवाएं लेने के लिए अनुचित रूप से और गलत तरीके से आलोचना करना है। ये बात उस बारे में नहीं है। कई लोग बॉबी कैनेडी को देखकर सोचते हैं उनका ट्रंप से संबंध है। वो वैक्सीन पर उनके बयान पसंद नहीं करते। वे मानते हैं कि उनका एंटी डिप्रेसेंट्स के खिलाफ बोलना विचारधारात्मक है क्योंकि वो कैथोलिक हैं। शायद उन्हें लगता है ये आत्मलिप्तता या नैतिक रूप से गलत है। शायद उनका रवैया सख्त है और वो मानते हैं कि लोगों को खुद ही मदद करनी चाहिए। दवाइयाँ लेने में शर्म नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा। ये लोगों को सही जानकारी देने की बात है कि दवाइयों का असली असर क्या है, कितने समय तक इनका अध्ययन हुआ, इन्हें छोड़ना कठिन हो सकता है और साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। और हाँ, बिल्कुल, इसमें निश्चित रूप से फ़ायदे हैं, लेकिन बात सिर्फ सूचित सहमति की है। ठीक है डॉक्टर राज पार्सल, कमर्शियल ब्रेक से पहले आपके अंतिम विचारों के लिए 30 सेकंड है। देखिए, मैं मानता हूं कि भले ही मैं रॉबर्ट कैनेडी द्वारा वैक्सीन के बारे में कही गई बहुत सी बातों से सहमत नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण सवाल पूछ रहे हैं। अमेरिकियों के लंबे समय तक ये दवाएं लेते रहने का कारण क्या है? यही समस्या है। ब्रिटेन में करीब 20 साल पहले लोगों ने समस्या पहचानी और कई थेरेपिस्ट्स को बहुत जल्दी विकल्प के तौर पर प्रशिक्षित किया। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उन जल्दी प्रशिक्षित किए गए थेरेपिस्ट्स में से बहुत से लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं निकले। जल्दी प्रशिक्षित थेरेपिस्ट्स के पास जाने वाले लोगों में हल्के मध्यम डिप्रेशन के इलाज की दरें इस प्रोग्राम के 20 साल बाद भी कुछ साल पहले लगभग 50% ही रहीं। क्या आप जानते हैं, हल्के से मध्यम डिप्रेशन से 1 साल में खुद ठीक होने की दर लगभग 50% है। यानी ये जल्दी प्रशिक्षित थेरेपिस्ट असल में कुछ भी नहीं कर रहे थे। अगर कुछ था भी, वे लोगों की तरक्की में बाधा थे। हमें विकल्प पर ध्यान देना है, जो है दक्ष विशेषज्ञों की सेवाएं, और दुर्भाग्यवश वो भी महंगा है। बिल्कुल। खैर, मैं हमारे सभी पैनलिस्ट का धन्यवाद करना चाहूंगी कि वे हमारे साथ जुड़े। बहुत ही दिलचस्प बहस रही। उम्मीद है आप में से कुछ लोगों को अपने सवालों के जवाब मिले होंगे। हम ग्लोबल आई पर एक छोटे से ब्रेक पर जा रहे हैं, कहीं मत जाइए, हम जल्दी लौटेंगे। It's just something that you're gonna have to feel for yourself. अपने दर्द और जकड़न के सही इलाज का असर महसूस करें। अभी कॉल करें। आप अपनी खबरें कैसे पाते हैं? आप कैसे तय करते हैं किस स्रोत पर भरोसा करें? और पूरी कहानी की एक स्पष्ट तस्वीर पेश करने के लिए आपको लगातार घटित हो रही घटनाओं का विश्लेषण चाहिए। शीर्ष खबरें, विशेषज्ञ विश्लेषक और बेहतरीन पत्रकार आपको जमीन से असली आवाजें ला रहे हैं। हम तोड़ अंदाउन पर सब कुछ विस्तार से बता रहे हैं। तथ्य जाने, सूचित रहें और मध्य पूर्व के लिए समझदारी की आवाज बने। और हम वापस आ गए हैं ग्लोबल आई पर। मैं नताशा किरचुक हूं और हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जो दूर दराज के जल क्षेत्रों में एक सपनों जैसी क्रूज के रूप में शुरू हुआ था, वो अब एक बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संकट में बदल गया है। रातों रात दर्जनों सतर्क यात्री कैनरी द्वीप समूह में उतर गए जब वे एक घातक हंटा वायरस के प्रकोप के कारण 1 महीने से अधिक समय तक क्रूज जहाज पर फंसे रहे, जिसमें 3 यात्रियों की मौत हो गई। एमिली फ्रांसिस आपके लिए ये कहानी लाई है। दुनिया के सबसे खूबसूरत हिस्सों में 1 महीने की मस्ती भरी यात्रा 100 से ज्यादा लोगों के लिए समुद्र में बुरे सपने में बदल गई। जो अभी हो रहा है वो हम सभी के लिए बिल्कुल वास्तविक है। हम सिर्फ एक खबर नहीं है, हम सिर्फ सुर्खियां नहीं, हम लोग हैं। लोग जिनके परिवार है, जिनके ब्लॉग है, घर पर हमारा इंतजार कर रहे लोग।
थके हुए हंता वायरस प्रकोप के बचे हुए लोग जो एमवी होंडियास पर सवार थे, जो 1 अप्रैल को अर्जेंटीना से कैनरी द्वीप समूह में रातों रात संक्रमित जहाज से उतर गए। यात्री अब भी बिना लक्षणों के हैं। सभी यात्रियों का समूह अब भी बिना लक्षणों के है। हमारे पास बंदरगाह पर चिकित्सा पेशेवर हैं और बचे हुए लोगों को ले जाने के लिए विमान भी हैं। स्पेनिश नागरिक सबसे पहले उतरे, उसके बाद अन्य यूरोपीय देशों और अमेरिकियों के चालक दल और यात्री उतरे। पूरी प्रक्रिया की अंतिम उड़ान कल के लिए निर्धारित है, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई, न्यूजीलैंड वासी और एशियाई लोग शामिल होंगे। 23 अलग अलग राष्ट्रीयताओं के 88 यात्री और 61 चालक दल के सदस्य महीनों तक इस अटलांटिक अभियान के लिए तैयार हुए, जिसमें अंटार्कटिका भी शामिल था। क्रूज शुरू होने के कुछ ही दिनों में कई लोगों को सांस की समस्या होने लगी। कैप्टन ने नीदरलैंड्स के 70 वर्षीय यात्री की पहली मौत की घोषणा की, फिर उनकी पत्नी और एक अन्य व्यक्ति की भी मौत हो गई। चिकित्सा अधिकारियों के अनुसार 8 लोगों को ये घातक वायरस हुआ था। विश्व स्वास्थ्य संगठन इस प्रकोप की जड़ पता करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वायरस मानव में संक्रमित कृंतकों के मल मूत्र से सांस द्वारा फैलता है। हालांकि सदमे में आए यात्री अब सुरक्षित जमीन पर हैं, फिर भी वे पूरी तरह खतरे से बाहर नहीं हैं। स्पेनिश सरकार अपने नागरिकों से तब तक क्वारंटीन में रहने की मांग कर रही है जब तक कि उन्हें पूरी तरह से स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र नहीं मिल जाता। 17 अमेरिकी नागरिकों की वापसी पर सीडीसी द्वारा जांच की जाएगी और उन्हें घर पर या किसी सुरक्षित सुविधा में 1 महीने से अधिक समय तक निगरानी में आइसोलेशन में रहना होगा। अब हमारे साथ डॉक्टर विलियम शैफनर हैं, जो वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी के संक्रामक रोग विभाग में मेडिसिन के प्रोफेसर हैं। डॉक्टर शैफनर, स्वास्थ्य अधिकारी कहते हैं कि हंटा वायरस से आम जनता को जोखिम अभी भी कम है, लेकिन हंटा वायरस असल में है क्या, और इस समय अमेरिकियों या आम जनता को वास्तव में कितनी चिंता करनी चाहिए? देखिए नताशा, सबसे पहली बात तो ये है कि आम जनता को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। वे निश्चित रूप से इस विषय में रुचि रखते हैं। हंटा वायरस छोटे कृंतकों में पाया जाता है और ये कृंतक अपनी लार, पेशाब और मल के जरिए इस वायरस को बाहर निकालते हैं। यह सूख भी सकता है और आमतौर पर जब लोग ऐसे इलाकों में जाते हैं जहां वे सफाई कर रहे होते हैं या धूल भरे काम कर रहे होते हैं, तो एक एरोसोल बन सकता है और वो वायरस सांस के जरिए शरीर में जा सकता है और इस तरह संक्रमण शुरू हो सकता है। अधिकांश हंटा वायरस व्यक्ति से व्यक्ति में नहीं फैलते, सिवाय इस विशेष हंटा वायरस स्ट्रेन के, जिसे हम एंडीज स्ट्रेन कहते हैं। ये दक्षिण अमेरिका में मिलता है और व्यक्ति से व्यक्ति में फैल सकता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, ये धीरे धीरे और बहुत प्रभावी तरीके से नहीं फैलता। ये बहुत अलग है, इन्फ्लुएंजा और कोविड से बहुत अलग है, तो ये काफी हद तक सीमित रह सकता है। और मुझे लगता है कि भले ही हमें कभी कभी कोई और मामला देखने को मिले जो डायग्नोज हो, लेकिन उन देशों में जहां ये यात्री लौट रहे हैं, वहां हंटा वायरस का व्यापक संक्रमण नहीं होगा। कुछ आलोचकों का कहना है कि सीडीसी की प्रतिक्रिया पिछली अंतर्राष्ट्रीय महामारियों से धीमी और कम दिखी है। आपके नजरिए से क्या एजेंसी ने इन परिस्थितियों में उचित प्रतिक्रिया दी है, और क्या विश्व एजेंसियों ने सही तरीके से प्रतिक्रिया दी है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस मुद्दे को परिभाषित करने और इसमें शामिल सभी देशों की प्रतिक्रिया का समन्वय करने में वास्तव में बहुत अच्छा काम किया है, जिसमें हम भी शामिल रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी तरह से चल रहा है और जैसे ही ये यात्री घर लौटते हैं, उनमें से कुछ घर पर क्वारंटीन में रहेंगे। उनकी निगरानी हमारे स्थानीय व राज्य स्वास्थ्य विभाग करेंगे। ये बस इस धारणा को मजबूत करता है कि हमें विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ सहयोग जारी रखना चाहिए और हमें संयुक्त राज्य अमेरिका में एक मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचा बनाए रखना चाहिए। हम ऑनलाइन हंटा वायरस के इलाज पर गलत जानकारी फैलती देख रहे हैं। ऐसे प्रकोपों में स्पष्ट सार्वजनिक संचार कितना जरूरी है, खासकर कोविड प्रकोप के दौरान सामने आई भरोसे की समस्याओं के बाद। ठीक है, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की ओर इशारा किया है। किसी भी प्रकोप के मामले में सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप। सबसे जरूरी है स्पष्ट, लगातार
और विज्ञान आधारित संचार। और मुझे लगता है कि हम सभी पत्रकारों के साथ मिलकर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वे घबराएं नहीं। बेशक ये दिलचस्पी का विषय है, ये सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा है, पर हमें लगता है कि यह सीमित घटना होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस बहुत बड़े क्रूज जहाज में अब तक केवल कुछ ही लोगों में बीमारी की पुष्टि हुई है। ठीक है, मैं आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी डॉक्टर शेफनर। इस पर आपकी राय सुनना बहुत दिलचस्प रहा। अब हम अपनी अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। सिंगापुर स्कूल में बुलिंग को लेकर सख्त रुख अपना रहा है और इससे अनुशासन, सजा और बच्चों के अधिकारों पर बड़ी बहस छिड़ गई है। नए नियमों के अनुसार अब 9 साल के भी लड़कों को स्कूल में गंभीर बुलिंग या साइबर बुलिंग पर अन्य सजाएं न काम करने पर छड़ी से मारा जा सकता है। ये सजा सिर्फ लड़कों के लिए है जिन पर सिंगापुर में छड़ी से 3 बार तक मारा जा सकता है, क्योंकि सिंगापुर का कानून लड़कियों और महिलाओं को बेंत से मारने पर रोक लगाता है। अधिकारियों ने कहा कि इसे केवल कड़ी निगरानी में और अंतिम विकल्प के रूप में उपयोग किया जाएगा, जब कई हाई प्रोफाइल बुलिंग मामलों ने देश को चौंका दिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन में बच्चों के अधिकार समूहों का कहना है कि शारीरिक दंड से लंबे समय तक मानसिक नुकसान और आक्रामकता बढ़ सकती है। तो ये नीति एक बड़ा सवाल उठाती है, अनुशासन और दुर्व्यवहार के बीच रेखा कहाँ है, और सिंगापुर 2026 में अब भी बेंत लगाने का बचाव क्यों करता है। अब हमारे साथ डॉक्टर कैमिला फोरकॉश-लेविन जुड़ रही हैं, जो मनोवैज्ञानिक और व्यवसाय सलाहकार हैं। शारीरिक दंड छोटे बच्चों के अनुशासन और परिणामों की समझ पर क्या प्रभाव डालता है? क्या ये कारगर है? असल में ये प्रभावी नहीं है। अगर कुछ है तो ये बदमाशी को बढ़ाने में बहुत प्रभावी है और साथ ही उस हिंसा को आगे जीवन में अपने परिवार और बच्चों में भी मजबूत कर देता है। तो वास्तव में ये बहुत नुकसानदायक है। हम जानते हैं, इस पर काफी शोध हो चुका है, ये कोई राज नहीं। स्कूल अथॉरिटी से सजा मिलने पर बच्चा मनोवैज्ञानिक रूप से क्या महसूस करता है? तो सबसे पहले जाहिर है कि बहुत ज्यादा अविश्वास पैदा हो जाता है। हमें समझना होगा कि बच्चे शुरू से ही एक तरह से जेल में होते हैं, क्योंकि वे न दूसरे देश जा सकते हैं, न ही उस घर से बाहर जा सकते हैं जहां उनके साथ दुर्व्यवहार होता हो। और अक्सर उनके पास जो एकमात्र राहत होती है वो स्कूल सिस्टम होता है, जहां वे आराम कर सकते हैं, मजे कर सकते हैं और दूसरे बच्चों की संगति का आनंद ले सकते हैं। तो अब अगर हम स्कूल सिस्टम में भी शारीरिक दंड को शामिल कर देते हैं, तो सबसे पहले वहां पहले से ही स्कूल प्रशासन और वहां क्या हो रहा है उस पर अविश्वास होता है और अब उनके पास कोई सुरक्षित जगह नहीं बचती। इससे ये अविश्वास आमतौर पर सार्वजनिक जगहों तक भी फैल जाता है। आप जानती हैं, जाहिर है यहाँ जो वजह हमने देखी कि सिंगापुर सरकार ने मूल रूप से कहा कि उन्हें लगा कि ये एक जरूरी कदम है, वो कुछ बहुत गंभीर बुलिंग के मामलों की वजह से था, जहां उन्हें लगा कि अन्य दंड के तरीके जैसे मौखिक दंड उन गंभीर बुलिंग के मामलों को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं थे। आप इस बारे में क्या सोचती हैं? क्या शायद कोई ऐसी हद है, आप जानती हैं, कोई ऐसी स्थिति जिसमें आप जानती हैं शारीरिक प्रतिक्रिया ही एकमात्र तरीका है जिससे आप किसी बुलिंग करने वाले बच्चे के व्यवहार में बदलाव ला सकती हैं? मुझे लगता है ये शानदार सवाल है। कई लोग सोचते हैं कि हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं और उन्हें पीठ दें। हाँ, जरूर, बहुत बढ़िया। ये फिर से उसी कहानी को आगे बढ़ाता है कि वे पहले से ही अक्सर ऐसा महसूस करते हैं जैसे वे जेल में हैं, क्योंकि वे एक तरह से फंसे हुए हैं। हाँ, सिर्फ एक बच्चा होने के नाते। मुझे लगता है कि वयस्कों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय एक कदम पीछे हटकर सोचना चाहिए, खासकर शैक्षिक समाज में, और ये समझना चाहिए कि वहाँ काफी शोध मौजूद है। बुलिंग वाली बात के पीछे अक्सर परिवार में होने वाला शोषण, असुरक्षा की भावना और अपनी ताकत वापस पाने की कोशिश छुपी होती है। अक्सर बच्चा खुद भी बुलिंग का शिकार होता है। हाँ, कई बार सामाजिक दबाव बहुत ज्यादा होता है। तो अब सिर्फ उसे डांटने या मारने के बजाय एक वयस्क के तौर पर एक कदम पीछे लें, समझें कि असली समस्या क्या है, मुद्दा क्या है, खासकर जब ये इतना आम है, जब ये इतनी बड़ी समस्या है, इससे भी बड़ी कोई समस्या है। एक कदम पीछे लें, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, यूं कहे तो सिस्टम्स का भी, समस्या को हल करें, असली समस्या को।
जब आप ऑनलाइन वीडियो देखते हैं तो निश्चित रूप से एक बदलाव आया है। उदाहरण के लिए जब हम पेरेंटिंग की बात करते हैं तो जेंटल पेरेंटिंग के इस तरीके से, जो एक तरह से बच्चों से निपटने का एक ज्यादा लोकप्रिय तरीका बन गया। पहले के समय में जैसे शारीरिक दंड के जरिए अपने बच्चे को सजा देने के तरीकों से दूर हटते हुए, लेकिन अब एक बदलाव आ रहा है। जैसे हम देख रहे हैं कि सिंगापुर फिर से इन तरह की शारीरिक सजाओं की ओर लौट रहा है। आप इस बारे में क्या सोचती हैं? क्या ये इस ओर इशारा करता है कि इसके पीछे शायद कोई बहुत बड़ा मुद्दा है और स्कूल्स व माता पिता अब बच्चों को अनुशासित करने के सवाल से कैसे निपट रहे हैं? हाँ, पहले शारीरिक दंड था, फिर समझ आया कि ये समस्या है, फिर हम पूरी छूट देने वाली परवरिश की ओर बढ़े, जहां हम बहुत नरम हो गए और कुछ नहीं कहते। लेकिन इससे बच्चे उपेक्षित महसूस करते हैं और लगता है कोई उनकी परवाह नहीं करता। इसलिए संतुलन जरूरी है, जहां सीमाएं हों। और हम ये भी जानते हैं कि स्वस्थ पेरेंटिंग कैसी होती है ना? जहाँ सीमाएं होती हैं लेकिन वे लचीली होती हैं। मतलब वे बहुत स्पष्ट होती हैं लेकिन लचीली भी होती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बच्चों को मारें, और इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप भाग जाएं और कभी शामिल ना हो। इसका मतलब है कि आप बहुत शामिल हैं, आप उनसे बात करते हैं, चीजों पर चर्चा करते हैं और मिलकर समाधान निकालते हैं। अगर किसी व्यवहार के लिए कोई नतीजा तय हो तो वह स्वस्थ और संतुलित होना चाहिए, न कि बढ़ा चढ़ा कर दिया गया या यातना जैसा जो बच्चे को नुकसान पहुंचाए। तो मुझे लगता है कि आमतौर पर मेरे लिए ये एक व्यक्तिगत पल जैसा है। ओ माय गॉड, हमें जैसे कि एक मजाकिया उदाहरण के तौर पर बाल काटने या नेल्स करने के लिए पढ़ाई और सर्टिफिकेट चाहिए, लेकिन आप एक पूरे इंसान को बस घर ले जा सकते हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत नुकसानदायक चीज है। हमें इस विषय पर शिक्षा की जरूरत है, पहले से ही, किंडरगार्टन से, कि एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करना है, कैसे शांत रहना है, कैसे एक दूसरे से बात करनी है, और ये सब उम्र के अनुसार करना है, जब तक लोग हाई स्कूल से ग्रेजुएट नहीं हो जाते। उन्हें पहले से ही पता होना चाहिए कि स्वस्थ रिश्ते कैसे बनाते हैं, अच्छे बुरे संबंध कैसे संभालते हैं, बच्चों की परवरिश कैसे करते हैं। कुछ देशों में बच्चे के जन्म पर कोई घर आकर मदद करता है, और कभी कभी मुफ्त काउंसलिंग भी मिलती है, क्योंकि सभी इसे अफोर्ड नहीं कर सकते, और इसमें अब भी कलंक जुड़ा है। पेरेंटिंग और संवाद की शिक्षा समाज में अपनाएं तो ऐसी समस्याएं नहीं होंगी या बहुत कम होंगी। ये तो सिर्फ आर्थिक रूप से भी इतना फायदेमंद है कि अगर और कोई वजह ना भी हो तो भी समाज को ऐसा करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। ठीक है, हाँ। बहुत दुखद। डॉक्टर कैमिला फ्रोकोश लावन, विश्लेषण के लिए धन्यवाद। अब हम अपनी अगली कहानी की ओर बढ़ेंगे। एम्स्टर्डम दुनिया का पहला राजधानी शहर है जिसने मांस और जीवाश्म ईंधन उद्योगों के सार्वजनिक विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाया है। इसका मतलब है अब बर्गर के विज्ञापन नहीं होंगे, ना ही एयरलाइन प्रमोशन, क्रूज वेकेशन या एसयूवी के बिलबोर्ड ट्राम स्टॉप्स, मेट्रो स्टेशनों और अन्य शहर के स्वामित्व वाले सार्वजनिक स्थानों पर दिखाई देंगे। शहर के नेताओं का कहना है कि ये कदम एम्स्टर्डम की सड़कों को उसके महत्वाकांक्षी जलवायु लक्ष्यों के अनुरूप बनाने के लिए है। इसमें 2050 तक कार्बन न्यूट्रल बनना और मांस की खपत को आधा करना शामिल है। आलोचकों के मुताबिक सरकार अब नैनी स्टेट के क्षेत्र में जा रही है और सेंसरशिप से लोगों की पसंद नियंत्रित करना चाहती है। अब हमारे साथ इंडिपेंडेंट की एशिया क्लाइमेट संवाददाता स्तुति मिश्रा जुड़ रही हैं, जो हमें विस्तार से जानकारी देंगी। एम्स्टर्डम का कहना है कि ये सार्वजनिक स्थानों को जलवायु नीति के अनुरूप बनाना है, लेकिन ये प्रतिबंध उपभोक्ता व्यवहार में कितनी हद तक बदलाव लाएगा? हाँ, यही सवाल है। असल में यही इस फैसले का मुख्य बिंदु है। लेकिन मेरा मानना है कि सार्वजनिक व्यवहार को प्रभावित करने के लिए लिए गए ऐसे किसी भी फैसले का असर रातों रात नहीं दिखता। इसमें बदलाव एक पीढ़ी या उससे ज्यादा समय में दिखता है। मेरा मानना है ये वही दिशा है जो एम्स्टर्डम ने चुनी है। कई शहर ऐसे प्रतिबंधों पर चर्चा कर रहे हैं, कुछ ने लागू भी किया है, और बात बस इस विचार पर आ जाती है कि हमें ये स्वीकार करना होगा कि ये बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग हैं और ऐसे विज्ञापनों को सार्वजनिक स्थानों पर सीमित किया गया है। बस इतना स्वीकार करना कि हम इस तरह उपभोग करते हुए आगे नहीं बढ़ सकते। मुझे लगता है कि यही मुख्य विचार और इस प्रयास के पीछे की वजह है। और भले ही इससे उस दिन कोई क्या ऑर्डर करेगा या कोई अगली छुट्टी बुक करेगा या नहीं, उसमें कोई बदलाव ना आए, मुझे लगता है कि सिर्फ ये स्वीकार करना ही लोगों को इसे एक प्रदूषणकारी उद्योग के रूप में समझने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, और शायद आगे चलकर उनके व्यवहार में भी बदलाव ला सकता है। जैसे कई जगहों पर तंबाकू उद्योग से जुड़े विज्ञापनों या शराब के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाया गया है।
ये वास्तव में आपको शराब पीने या सिगरेट जलाने से नहीं रोकता, लेकिन ये आपको ये समझने में मदद करता है कि इन फैसलों का आपके स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। और मुझे लगता है कि जब बात यात्रा की आती है या कोई कितना मांस खा सकता है और हम कौन से फैसले लेते हैं, और जैसे हम जीवाश्म ईंधन को देखते हैं, वैसे ही यह समय के साथ जनमत को आकार देगा। शायद तुरंत नहीं, पर शायद एक पीढ़ी बाद। खैर, ये कहना बिल्कुल सही है कि संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे स्थानों में जहां आप अब कहीं भी तंबाकू के विज्ञापन नहीं देखते, तंबाकू ऐसी चीज है जिसे बड़े पैमाने पर नकार दिया गया है। आप अब सड़कों पर लोगों को धूम्रपान करते नहीं देखते। इसमें समय लगा, पर यह एक दिलचस्प उदाहरण है। क्या इस तरह की जलवायु संरक्षण से जुड़ी पाबंदियों का कंपनियों की ओर से विरोध होने की संभावना है जिन पर यह पाबंदियां लगाई जा रही हैं? अब तक हमने उन कंपनियों से क्या सुना है? हाँ, कई बार विरोध हुआ है। इस प्रतिबंध की आलोचना भी हुई है, जैसा कि आपने भी उल्लेख किया। कुछ संगठनों ने सरकार को पत्र लिखकर फैसले पर पुनर्विचार का अनुरोध किया। हमने पहले भी कई प्रतिबंधों को चुनौती देते देखा है। मुझे यात्रा और पर्यटन उद्योग का उदाहरण याद है, जिसने ऐसा ही प्रतिबंध चुनौती दी थी। लेकिन मुझे लगता है कि जब ऐसी चीजों की वैधता की बात आती है, तो हम सभी ऐसी स्थिति में हैं जहां हम चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे मामले भी हैं जो मुआवजे से जुड़े हुए हैं, जहां आपदा में सब कुछ खो चुके लोग जीवाश्म ईंधन कंपनियों से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। ये क्षेत्र भी है जहां कानूनी मिसालें बन रही हैं और सरकारें जलवायु प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखकर नए फैसले ले रही हैं। और फिर हम ऐसे बदलाव देख रहे हैं जहां सांस्कृतिक बदलाव हो रहे हैं, और फिर कंपनियां, साथ ही लोग उस बदलाव से गुजर रहे हैं। और मैं कहूंगी कि अदालतें भी। अदालतें और वकील समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इन प्रतिबंधों की कानूनी स्थिति क्या है, इन्हें कैसे देखें, और ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता में कहां हस्तक्षेप करते हैं, और किस बिंदु पर हम बस सामूहिक रूप से ये निर्णय ले रहे हैं कि कुछ चीजें हानिकारक हैं। बस इतना ही। तो मुझे लगता है कि ये सब बहुत नया है और हम देखेंगे कि ये कैसे आगे बढ़ता है। निश्चित रूप से आलोचना है, लेकिन हम ये भी जानेंगे कि उस आलोचना को कैसे लिया जाता है और जनता मुख्य रूप से उस पर कैसे प्रतिक्रिया देती है। ठीक है, मैं आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। आपकी राय सुनना बहुत दिलचस्प रहा। अब हम अपनी अगली कहानी की ओर बढ़ रहे हैं। तो पेंटागन से यूएफओ फाइलों का बड़ा खुलासा फिर से उन सबसे पुराने सवालों में से एक को हवा दे रहा है। क्या हम वाकई अकेले हैं? ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में दर्जनों वीडियो, सैन्य रिपोर्ट, एफबीआई इंटरव्यू और नासा ट्रांसक्रिप्ट्स जारी किए, जिनमें सीरिया से कजाकिस्तान तक आसमान में देखी रहस्यमयी वस्तुओं का दस्तावेजीकरण है। अब इनमें से कुछ फुटेज में तेजी से चलती रोशनियां दिखती हैं जो अचानक मुड़ जाती हैं, और पायलट्स का कहना है कि ये सामान्य उड़ान पैटर्न के खिलाफ हैं। वहीं कुछ मामलों की आखिरकार व्याख्या कर दी गई। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप अब जनता से कह रहे हैं कि वे खुद अपने निष्कर्ष निकालें, क्योंकि ऑनलाइन एक बार फिर अटकलें तेज हो गई हैं। लेकिन विश्वास करने वालों का कहना है कि यह अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हो सकता है। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि सीधे इसे एलियन से न जोड़ें। तो हम क्या देख रहे हैं? प्रसिद्ध जादूगर ऊरी गेलर के पास कुछ सिद्धांत हैं। मैंने कहा था डोनाल्ड ट्रंप कुछ सामग्री जारी करेंगे, लेकिन कितनी? अब हमारे साथ विश्व प्रसिद्ध जादूगर ऊरी गेलर है। ऊरी, आपने दशकों से एलियन जीवन और अनसुलझी घटनाओं पर बात की है। इन हाल ही में जारी पेंटागन फाइल्स में आपके लिए सबसे खास क्या है? धन्यवाद नतारका बुलाने के लिए। मैं ओल्ड जाफा में हूँ, आपके स्टूडियो के पास, अपने म्यूजियम में। देखिए, आपने कुछ ऐसा कहा था, क्या हम अकेले हैं? क्या हम अकेले नहीं हैं? क्या हम अकेले हैं? देखिए, अगर हम अकेले होते तो वहां बाहर की इतनी सारी जगह यूं ही व्यर्थ जाती। बिल्कुल, हम अकेले नहीं हैं, और आप सही कह रहे हैं। मैं दशकों से इसका अध्ययन कर रहा हूं, और मैं आज रात आपके सभी दर्शकों को हैरान कर दूंगा। मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूं, उससे सबका दिमाग हिल जाएगा। थोड़ा पीछे चलते हैं। मैंने ऐसे लोगों से मुलाकात की है जिन्होंने यूएफओ देखे या जिनका यूएफओ ने अपहरण किया। लेकिन मेरे पास एक तस्वीर है जो आपको दिखानी है। ये मुझे व्हाइटली स्ट्रीबर ने भेजी थी। अगर आप नाम नहीं जानते तो वो एक बेस्ट सेलिंग लेखक हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स के बेस्ट सेलिंग लेखक। वो विश्वसनीय हैं, उनकी बातों पर विश्वास करें।
मैंने उनसे एलियन की फोटो मांगी तो उन्होंने मुझे फोटो भेजी। मैं असली एलियन देखना चाहता हूं, यही मुझे भेजा गया है। मैं इसे सेंटर कर रहा हूं, उम्मीद है आप इसे साफ देख पा रहे हैं। अब ये एआई से पहले की बात है, हम 40 के दशक की बात कर रहे हैं, 40 के दशक की। नताशा, ये फोटो है जो एक गार्ड ने मेक्सिको की किसी जर्जर फैक्ट्री में ली थी। अब मुख्य कहानी पर आते हैं। मुझे वो चीज उठानी होगी जो मैंने फर्श पर फेंकी थी। सोचा था बताऊं या नहीं, लेकिन अब बताता हूं। पहले इसे उठा लूं। 50 साल पहले अंतरिक्ष यात्री एडगर मिशेल, जो चांद पर चलने वाले छठे व्यक्ति थे, मुझे बताते हैं कि एक जर्मन नाजी वैज्ञानिक हैं जिनका नाम डॉक्टर वर्नर वॉन ब्राउन है, जो मुझसे मिलना चाहते हैं और मुझे कुछ दिखाना चाहते हैं। वाह! डॉक्टर वर्नर वॉन ब्राउन एक रॉकेट विज्ञान के विलक्षण वैज्ञानिक थे। युद्ध के बाद राष्ट्रपति केनेडी ने डॉक्टर वर्नर वॉन ब्राउन को अमेरिका बुलाया ताकि उनकी बुद्धि का उपयोग चांद पर उतरने की तैयारी में हो सके। कुछ लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते। मैंने डॉक्टर वर्नर वॉन ब्राउन से मुलाकात की थी। ये तस्वीरें हैं जिसमें वो मुझे यूएफओ का टुकड़ा दिखा रहे हैं। मेरे बगल में एक CIA एजेंट खड़ा है, एक अंतरिक्ष यात्री एडगर मिशेल। अब मैंने उन्हें चम्मच मोड़ने और मन पढ़ने से प्रभावित किया। फिर वह मुझसे कहते हैं, उरी, मेरे साथ पार्किंग लॉट में चलो। मेरे साले के पास एक छोटी जर्मन माइनॉक्स कैमरा थी, एक जासूसी कैमरा, जो वास्तव में मुझे CIA ने उनके लिए जासूसी करने के लिए दी थी। वो ये फोटो लेते हैं। वर्नर वॉन ब्राउन मुझे अपनी लिमोजीन में बैठाते हैं और हम दोनों साथ में नासा बेस के सेंटर, जिसे गोडार्ड स्पेस लैब सेंटर कहते हैं, वहां जाते हैं। हम एक विशाल कंक्रीट की इमारत पर पहुंचते हैं। कुछ गार्ड हैं, वो दरवाजा खोलते हैं और हम दोनों अकेले इमारत की गहराई में नीचे जाते हैं। हम एक कांच के दरवाजे पर पहुंचते हैं। वो दरवाजा खोलते हैं और गलियारे में एंटार्क्टिका के लिए गर्म कोट हैं जिन पर नासा का लोगो लगा है। वो कहते हैं, एक पहन लो, और खुद भी पहन लेते हैं। फिर नताशा, वो मुझे एक बड़े धातु के दरवाजे तक ले जाते हैं जो मेरे संग्रहालय की मेहराबों जितना बड़ा है। वो दरवाजा खोलते हैं और मेरे होश उड़ जाते हैं। हम एक ठंडी कमरे में चलते हैं। मैं कोई बेवकूफ नहीं हूं नताशा, और मुझे सम्मोहित नहीं किया गया था। मैंने यह सब अपनी आंखों से देखा। मैंने कांच की ट्यूबों में पड़े एलियन शरीर देखे, जमे हुए। उनमें से कई घायल थे। वाह! मैं हमेशा एलियंस में विश्वास करता था। यही आज की कहानी का असली ट्विस्ट है। सही। इसे अपनी खुद की आंखों से देखना। ठीक है, हाँ बिल्कुल, दिमाग हिला देने वाला। जाहिर है इन फाइलों में जो हमने देखा वो जमे हुए एलियंस की तस्वीरें नहीं थी। तो जाहिर है सवाल ये है कि क्या इन फाइलों में कुछ ऐसा था जो एलियन जीवन का पक्का सबूत देता है? मेरा मानना है कि अभी हर किसी के मन में यही सवाल है, यही असली सवाल है। क्या इन खास फाइलों में आपको कुछ अलग या खास लगा? बिल्कुल, और मुझे लगता है कि आज कांग्रेसमैन टिम बर्चेट ने कहा कि अभी बहुत कुछ आना बाकी है जो आपको चौंका देगा। अब मैं यह मानना चाहता हूं कि वे एलियंस के शरीर पेश करने वाले हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वे जीवित एलियंस हैं। मैं ये बात पक्के तौर पर जानता हूं कि बेंजामिन एंटोनियो, डोनाल्ड ट्रंप और कुछ अन्य राष्ट्रपति, ज्यादा नहीं, जानते हैं कि वे एलियंस हैं और शायद वे एलियंस के संपर्क में भी हैं और युद्ध के लिए एलियन तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से ये सब दबा दिया गया था। दशकों तक हर किसी ने यूएफओ और एलियंस से इनकार किया। अब मुझे ये इंटरव्यू एक चौंकाने वाली बात के साथ खत्म करने दें। जब मैं 6 साल का था, मैं तेल अवीव से हूं। मेरा जन्म यहीं हुआ था। मैं एक बहुत बड़े बगीचे में खेल रहा था जो स्तेवोत या चिल, रोशेल बुलेवार्ड और उदा लेवी में एक अरबी बगीचा था। अचानक मेरी आंखों के सामने मैंने एक बहुत बड़ा रोशनी का गोला देखा। वो चमक रहा था और उस रोशनी से कुछ मेरी पेशानी पर आकर लगा। वो इतना सख्त था कि मैं घास में गिर गया। मैं दौड़कर मां को बताने गया, पर उन्होंने विश्वास नहीं किया। उन्हें लगा मैं ये सब कल्पना कर रहा हूं या कहानी बना रहा हूं। ये कहानी इतनी प्रभावशाली थी कि मैंने इससे दूर न जाने का फैसला किया। मैंने अपनी किताबों और डॉक्यूमेंट्रीज में इसका जिक्र किया। 20 साल पहले एक BBC डॉक्यूमेंट
इजराइल में मुझ पर एक डॉक्यूमेंट्री है जिसमें मैं अपनी कहानी बता रहा हूं। अगले दिन इजरायली एयरफोर्स के एक अधिकारी अवराम का फोन आया। उन्होंने कहा, उरी, मैं वहां था, आपको कल रात सुना और देखा, मैं तुरंत फोन पर आ गया। वो बताते हैं कि वे युवा एयरफोर्स अधिकारी थे जो मां के अपार्टमेंट रोशेल बुलेवार्ड जा रहे थे। उन्होंने मुझे देखा और मेरे चेहरे पर वो डर भी देखा। तो उन्होंने इस पल को देखा। मुझे कहना होगा, उरी, आप उन कुछ गिने चुने लोगों में हैं जिनसे मैंने बात की है, जिन्हें ऐसे कई अनुभव हुए हैं, जिनमें उनसे संपर्क जैसा अनुभव करना और एलियन जीवन के संभावित सबूत देखना शामिल है। फिर से मुझे लगता है कि हम में से बहुत से लोग इन पेंटागन फाइलों को देख रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें कुछ ऐसा दिखेगा जो बिल्कुल निर्णायक हो। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमें एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए जाना होगा। बहुत दिलचस्प। ठीक है दोस्तों, ये ग्लोबल आई है। मैं नताशा किरचिक हूँ। आप सबका हमारे साथ रहना सुखद रहा। अगले हफ्ते मिलेंगे।